Welcome to the channel Critical Things. Today our topic will be gaseous change. Topic from class 10th biology chapter 10 lecture 1. So gaseous exchange in plant will be our topic of the study today. Before we study our topic, we have to study some terminologies. Cellular respiration process है, कौन सा process है in which CH यानी कार्बन हाइड्रोजन bonds in foods are broken by oxidation reduction reaction and energy is transformed into ATP. यानी सेलुलर रिस्पायरेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड से जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स यानी ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है और एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें एटीपी जो कि हमारी एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रही है। जिस तरह कंट्री के अंदर एक करेंसी होती है जिसके बदले में आपको चीज़ें मिलती हैं, जिसके बदले में आपको एनर्जी मिलती है, आप फूड खरीदते हो, इसी तरीके से जो हमारी बॉडी की करेंसी है वो है एटीपी। ऑलरेडी आप 9th क्लास में ये सब स्टडी कर सकें कि एटीपी क्या है, ये वो सारी चीज़ें। तो सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो यहाँ पे क्वेश्चन सी दी हुई है कि क्या है, ग्लूकोज जो कि नीचे दिया गया है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन 6O2, ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, कंबाइन होंगे, देन क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी इनसे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में हमें एटीपी बॉडी के लिए या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एनर्जी रिलीज होगी और एट द एंड जो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपने ये रिमेंबर करना है, ये याद करना है कि जब भी सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा उसमें CH बॉन्ड्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मस्ट रिक्वायर्ड, नतीजे में हमें एनर्जी मिलेगी एटीपी और प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स क्या होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आगे आपको काम आने वाला है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट गैसियस एक्सचेंज क्या है, बिफोर वी स्टडी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज है क्या, गैसियस एक्सचेंज नाम से ही ज़ाहिर गैस, गैसेस यानी एयर हवा, एक्सचेंज तब्दीली। जो हवा की तब्दीली है या एयर की तब्दीली है या गैसेस की चेंज है उसको हम क्या कहेंगे, गैसियस एक्सचेंज। अब वो किस में हो सकती है, वो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स हो सकती है, वो गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस हो सकती है और गैसियस एक्सचेंज इन एनी ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकती है। फॉर अ व्हाइल जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। बट एग्जैक्टली है क्या गैसियस एक्सचेंज, टेकिंग इन ऑक्सीजन। अब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे बात आ गई है, वो जो एयर होगी वो क्या होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्या होगी एग्जैक्टली। सो रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हम देखें तो टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये ह्यूमन की बात हो रही है कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि जो हम डेली बेसिस पे हम जो सांस ले रहे होते हैं उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन इन होगी, टेकिंग इन ऑक्सीजन इन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन इनसाइड द लंग्स जा रही है, फेफड़े। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये है फेफड़ों की, जहाँ पे आपकी जो भी आप एयर लेते हैं, जो भी आप हवा इनहेल करते हैं वो यहाँ पे फेफड़ों में जाती है। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म इज गैसियस एक्सचेंज। ये ह्यूमन की एग्जांपल मैंने दे दी कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, चाहे जितने ऑर्गेनिज्म हैं, सब में गैसियस एक्सचेंज होता है और इसी तरह होता है। बस ये होगा कि मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, किसी की रिक्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है और किसी की ऑक्सीजन। सो हम फर्दर स्टडी करेंगे कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स क्या है।
ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग आपने नाम सुना होगा, ब्रीथिंग। सो ब्रीथिंग टर्म है यूज फॉर द प्रोसेस through which animals take air in their bodies to get oxygen। अब वहां पे हमने पढ़ लिया कि गैसियस एक्सचेंज क्या था, हवा का तबादला, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू होगा? वो प्रोसेस है ब्रीथिंग, यानी एयर को अंदर लेना, इनहेल करना। ये साथ में आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। इनहेलेशन, इनहेलेशन में एरोस बाहर की साइड में, यानी कि लंग्स फैलेंगे। जैसे आप बैलून के अंदर हवा भरें तो वो क्या होगा, फैलता है। तो इसी तरह ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं आगे आपको जाके बताऊंगा कि वो किस तरीके से एल्वियोलाई होते हैं, वो सारी चीजें। ये हवा जब लंग्स के अंदर आएगी तो क्या होगी, लंग्स फैलेंगी। लंग्स यानी फेफड़े, तो ये फेफड़े जो है फैलेंगे, इनहेलेशन होगी। एंड द सेकेंड प्रोसेस, और ये प्रोसेस होगा क्यों, इनहेलेशन टू गेट ऑक्सीजन इन ह्यूमंस, ठीक है, ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके। और देन देन गिव आउट द एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सलेशन का प्रोसेस क्या होगा, एक्सलेशन का देख रहे हैं कि आप एरोज इनसाइड है, यानी प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भी इसके अंदर लंग्स के अंदर एयर होगी वो आउटसाइड द बॉडी रिमूव कर दी जाएगी। इन देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सलेशन। आपको इनहेलेशन और एक्सलेशन का सेपरेट भी कोई पूछ सकता है, और ब्रीथिंग का ओवरऑल एक टर्म है, वो भी यूज हो सकती है कि ब्रीथिंग कॉम्बिनेशन है इनहेलेशन और एक्सलेशन का। और इनहेलेशन और एक्सलेशन सेपरेट भी यूज हो सकते हैं कि इनहेलेशन में हम इनसाइड एयर लेके जाते हैं जिससे हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, और एक्सलेशन में हम एयर बाहर निकालते हैं टू गिव आउट द एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है हम उसको निकाल देते हैं। नो, नोट यानी इंपॉर्टेंट, रिमेम्बरिंग पॉइंट। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स, अब हमने रिस्पायरेशन पढ़ी, सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ी, एक्सचेंज पढ़ा, ब्रीथिंग पढ़ी। बट रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन ब्रीथिंग से बाज दफ़ा जो है ना लोग मिसमैच कर जाते हैं कि भाई शायद ये सेम चीज़ है, बट नहीं। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल and biochemical process, whereas breathing is only mechanical or physical process of exchange of gases। अब बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे, कि जब हम पीछे स्टडी कर रहे थे, मैं आपको वापस ले जाता हूँ कि ये रिस्पायरेशन देखें कि ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, रिस्पायरेशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें केमिकल्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। इसमें फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। जबकि ब्रीथिंग में हमने क्या पढ़ा था कि मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, यानी फिजिकली कोई चीज़ हो रही है, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रही है, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल्स या कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंस है दोनों में, रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग के अंदर। नाउ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, जो कि ये हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाना चाहूँगा ताकि आपको फर्दर इजी हो कि किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स हम स्टडी करेंगे। तो अब ये है लीफ का स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी ये इसकी अपर अपसाइड जो आपको नजर आ रही होती है, लीफ का ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल। देन उसके नीचे जो लेयर होती है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको नेकेड आई से नजर नहीं आएगा, ये माइक्रोस्कोपिकली आपको जब आप उसको कट करेंगे तो देन आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएंगे। अपर एपिडर्मिस, ये वाली लेयर आ गई। देन मीजोफिल सेल, ये वाले सेल्स आ गए, ये जितने भी सेल्स हैं ये मीजोफिल सेल्स हैं। इनका क्या काम है वो भी आगे पता चलेगा। देन ये बीच में क्या है, ये है स्पेसेस, एयर स्पेसेस आप इनको कह सकते हैं, जहाँ पे एयर आ रही है, एंटर हो रही है, और फिर यहीं से एयर क्या हो रही है, लीव हो रही है। ये जो है स्टोमा या स्टोमेटा, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये भी है, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चर क्या है, स्टोमेटा। वो भी मैं आगे आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि स्टोमेटा क्या है। यहाँ स्टोमेटा से एयर एंटर हो रही है और देन यहाँ से वापस निकल रही है। देन ये जो इसके साथ ये जो आपको सर्कल छोटा छोटा नजर आ रहे हैं, ये है गार्ड सेल्स, जो कि बाउंड्रीज पे होते हैं। ठीक है, नाम भी उन्होंने इसी तरह दिया हुआ है कि बाउंड्रीज पे होना, तो उनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। और ये है लोअर एपिडर्मिस, ये जो आपको एक्स्ट्रा सेल जो फॉर द सपोर्ट होते हैं, तो ये सेल क्या होंगे, लोअर एपिडर्मिस। ये नहीं है कि पूरे के पूरे जो है ना स्टोमेटा से ही भरा हुआ होगा, होंगे स्टोमेटास भी होंगे, गार्ड सेल्स भी होंगे, लोअर एपिडर्मिस भी, ये सारी चीजें मिक्सचर बनती है तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। और ये बीच में एयर स्पेसेस यानी एम्प्टी स्पेसेस होंगी। सो ओवरऑल आपने एक लीफ का स्ट्रक्चर समझ लिया कि एक लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है। नाउ अब हम स्टडी करेंगे गेशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। अब आपने बैकग्राउंड नॉलेज ले ली। नाउ मेन टॉपिक, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। आज तक आप लोगों को ये लगता हो कि गैसियस एक्सचेंज यानी जो एयर इन एंड आउट है, ये सांस लेने वाला अमल है, वो सिर्फ इंसानों का ही है और किसी जानदार में नहीं होता। लेकिन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी गैसियस एक्सचेंज रिक्वायर्ड होता है। और वो मैंने आपको बता दिया था कि क्यों होता है, क्योंकि उनको कोई ना कोई मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होगी। तो बेसिकली नीड बेसिस पे होता है। तो फर्स्ट क्या है, प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि प्लांट्स के पास ऐसा कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है। अब ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर ऑर्गन होता है। जिस तरीके से अब हमारे पास ऑर्गन क्या है, लंग्स, ह्यूमंस के पास ऑर्गन लंग्स हैं या फेफड़े। और गैसियस एक्सचेंज और ऑर्गन सिस्टम क्या है कि पूरा जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, लंग्स हो गए, ट्रैकिया हो गया, फिर फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया, एंड देन आपके नॉस्ट्रल्स हो गए, ये सारा मिल के रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाता है। लेकिन प्लांट्स के पास कोई ऐसा स्पेसिफाइड ऑर्गन सिस्टम या प्रॉपर कोई ऑर्गन नहीं है। उनके पास मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले एक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, लीव, कैसे लीव्स के अंदर से एक्सचेंजेस होती हैं, यानी इंडिविजुअल बेसिस पे काम हो रहता है। तो फर्स्ट हमने देख लिया कि इनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स के पास नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी चेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट ऑन इट्स ओन, यानी एवरी सेल, हर सेल अपने तौर पे जो प्लांट बॉडी का है वो एक्सचेंज करेगा गैसेस विद द एनवायरनमेंट ऑन इट्स ओन। यानी हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में तो लंग्स रिस्पॉन्सिबल हैं पूरी बॉडी के लिए, यानी अगर लंग्स निकाल देंगे तो हमारी बॉडी काबिल नहीं है कि वो खुद गैसियस एक्सचेंज करवा सके। लेकिन प्लांट्स के अंदर ये क्वालिटी समझ लें कि किस तरीके से वो हर लीव, हर पत्ता, हर बॉडी का सेल खुद अपने लिए खुद ही क्या करेगा, गैसियस एक्सचेंज करेगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया, क्योंकि उनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है प्रॉपर। थर्ड, द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस, यानी जो लीव्स हैं पत्ते, एंड यंग स्टेम्स यानी जो अभी न्यू न्यू तने होते हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, स्टोमेटा होते हैं। ये आप पीछे देख भी सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। इसी तरह के स्टेम्स में भी होगा। द गैसियस एक्सचेंज occurs थ्रू दी स्टोमेटा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, बता दिया, लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में उसने ये बता दिया कि गैसियस एक्सचेंज जो होगा वो कहाँ से होगा, इन स्टोमेटा के थ्रू। यानी अब आपको एक बात समझ में आ गई है कि अगर ऑर्गन सिस्टम नहीं है तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होंगे, गैसियस एक्सचेंज होगा। और स्टोमेटा एवरी सेल, एवरी लीव में प्रेजेंट है और यंग स्टेम्स में भी प्रेजेंट है। सो इस तरह पूरा प्लांट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर ओन, हर सेल ऑन इट्स ओन क्या करेगा, गैसियस एक्सचेंज करेगा। इनर सेल ऑफ लीव यानी मेसोफिल एंड स्टेम्स also have air spaces among them
which help in the exchange of gases. इनर स्पेसिस ऑफ द लीव मीजोफिल्स, ये मैंने आपको बताया था, ये भी हेल्प करती हैं। और स्टेम्स आल्सो हैव देयर एज स्पेसिस, यानी स्टेम्स के पास भी कुछ एज स्पेसिस होती हैं जिनमें से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल है। अब ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें इस तरह का होता है कि ये मैंने आपको बताया था कि ये देखें कि ये इस तरह का होता है। अगर हम इसको फ्रंट से देखें, ऊपर से देखें, तो ये लीव है। लीव के ऊपर अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करें तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये दो बाउंड्रीज, और देन अब ये है क्या है, ये ओपन स्टोमेटा है, ठीक है, ओपन है पता चल रहा है, और ये क्या है, क्लोज्ड है। अब ओपन स्टोमेटा होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ जाएगी। ह्यूमंस के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी, बट प्लांट्स के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसको प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है, और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा प्रोसेस, तो एट द एंड जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन एंड H2O, यानी पानी और ऑक्सीजन। और इससे हमें क्या पता चला कि जो प्लांट्स, एक चीज़ मशहूर है कि प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स लगाएं, वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियरी हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑक्सीजन आपको पता है कि ह्यूमंस की नीड है, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। इन सेकंड ह्यूमिडिटी, H2O, वाटर, वाटर दे रहे हैं हमें, तो ह्यूमिडिटी रहेगी आपकी थ्रू आउट द एनवायरनमेंट। तो ये फ़ायदा होता है प्लांट्स लगाने का। और ये प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज का थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड जाएगी, प्रोसेस होगा, और प्रोसेस क्या होगा वो भी हम पढ़ेंगे, और ऑक्सीजन और वाटर हमें रिजल्ट में मिलेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीव सेल फेसेस टू सिचुएशन। दो किस्म की कंडीशंस, सिचुएशंस क्या होती हैं आउटसाइड द एनवायरनमेंट। दो किस्म की सिचुएशन एक लीव फेस करता है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है कि मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। जो मैंने आपको बताया था कि मेसोफिल सेल्स होते हैं स्टोमेटा लीव्स के अंदर, तो वो क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ क्या चल रही होती है, इंस्पायरेशन भी चल रही होती है। एंड सेकेंड, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन द सेलुलर इंस्पायरेशन। और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रही होती है, सेलुलर इंस्पायरेशन में। आगे मैं आपको एक दफा बता देता हूँ प्रोसेस का, ताकि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ जाए। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस बेसिकली ये प्लांट है, कोई भी जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस मोस्ट ऑफन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट क्या है, जो इस साइड पे ये वाले पार्ट्स हैं ये रिक्वायरमेंट है, और ये हमारे प्रोडक्ट्स। रिक्वायरमेंट क्या है फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने आपको बताया था कि थ्रू स्टोमेटा इनसाइड जाती है लीव्स के। और सेकंड, लाइट, लाइट रिक्वायर्ड होगी, यानी डे टाइम। हमने कही थी कि पहली कंडीशन क्या होगी, डे टाइम। डे टाइम जब लाइट रिक्वायर्ड होगी तब ये प्रोसेस होगा। और थर्ड, वाटर। तो वाटर हवा से भी यानी एयर से भी ले सकते हैं, और थ्रू सॉइल भी, ठीक है, यानी जो मिट्टी होती है उसमें भी पानी। इसलिए कहते हैं कि पौधों को पानी लगाना चाहिए, क्योंकि उनको इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? एट द एंड हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, जो कि हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन में एट द एंड जो रिलीज होगी कहाँ से, लीव से इन्वायरमेंट में, और दूसरी ग्लूकोज, ये एनी फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या है, वो प्लांट स्टोर करेगा, और स्टोर करके वो क्या करेगा, एट द एंड हमें किसी न किसी सूरत में दे देगा। ग्रेन्स की सूरत में हो सकता है, ठीक है, फल फ्रूट की शक्ल में हो सकता है, और किसी सूरत में भी हमें, यानी फोटोसिंथेसिस का भी एट द एंड जो फायदा है वो ह्यूमंस को ही है। नेक्स्ट, ये फोटोसिंथेसिस का ये भी हो गया कि ये आप देखें, अब ये मैंने क्या किया है, बायोकेमिकल रिएक्शन शो कर दिया, ताकि आपको यही पता चले कि कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 रिक्वायरमेंट है, ये 6H2O वाटर रिक्वायर्ड है, सोलर एनर्जी आएगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, एट द एंड क्या बनेगी, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 जो
ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये था फोटोसिंथेसिस का अमल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर थी, वाटर रिक्वायर था, सोलर, तीन चीजें मिली। ये डे टाइम का प्रोसेस है। और एट द एंड क्या मिला? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ये मैं आगे उसने बात की थी कि वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के अमल में पैदा होगी, ये वाली ऑक्सीजन, ये कहाँ यूटिलाइज होगी? सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। और वो ये प्रोसेस था, ये देखें, ये आ गया ना, ग्लूकोज प्लस 6O2, और प्रोसेस कंटिन्यू हुआ, 6CO2 प्लस 6H2O, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आई, ये वाटर निकला, और ये एटीपी मैंने आपको बताया था कि किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर करेंसी का काम यूज करती है, यानी ये एनर्जी है बॉडी के लिए। जिस बॉडी के पास एटीपी होगी वो उतना ही ज्यादा वेल्थी होगा। जिस तरह हमारे पास कहते हैं, जिसके पास जितनी ज्यादा करेंसी होगी वो उतना ही ज्यादा मालदार होगा। तो जिसके पास जितनी ज्यादा एटीपी होगी वो उतना ही ज्यादा वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? हेल्दी होगा। और ये सारा प्रोसेस अब कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फोटोसिंथेसिस, यानी सूरज रिक्वायर्ड एक प्लांट्स को, और ये सारी जितने भी मैंने टर्म्स बताए। और ये जो 6CO2 प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ये अगेन फोटोसिंथेसिस के अमल में यूज हो सकती है। जो वाटर है वो अगेन जो है ना फोटोसिंथेसिस के अमल में यूज हो सकता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। नाउ ओके, सिमिलर, carbon dioxide produced during the cellular respiration is utilized in photosynthesis। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो फोटोसिंथेसिस के अमल में यूज होगी, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाउ एवर, अब जो सेकंड सिचुएशन है वो क्या है? ड्यूरिंग द नाइट टाइम व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस occurring। नाइट टाइम तो ऐसी बात है कि सोलर एनर्जी नहीं होती, तो उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो उसका साइड इफेक्ट क्या है? वो क्या है? द लीव सेल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। अब रात के टाइम पे प्रोसेस क्या हो जाता है? ऑपोजिट कैसे होगा? कि सेलुलर रेस्पिरेशन तो चल रही है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए तो हमें रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन प्लांट्स लेंगे, और एट द एंड रिलीज क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये डे के ऑपोजिट है। डे में क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले रहे थे और ऑक्सीजन मिल रही थी, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमें हेल्दी हो रहा था। ठीक है, लेकिन एट द नाइट टाइम ऑक्सीजन ले रहे हैं प्लांट्स, और एट द एंड वापस क्या रिलीज क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक पिक्चर मैंने ऐड की है यहाँ पे, कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो नाइट टाइम में एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, वो गले पे हाथ रखा हुआ, यानी वो सफोकेशन फील कर रहा है। ठीक है, सफोकेशन से, और इट्स नियर टू डाइंग कंडीशन। ठीक है, और आपने इस तरह की कंडीशंस देखी होंगी कि बास भी तो नहीं, लेकिन पहले लोग जो है ना दरख्तों के नीचे सोते थे, वो अक्सर उनकी डेथ हो जाती थी, और वो होती अक्सर जो है ना सफोकेशन की वजह से थी, और माना ये जाता था कि ये सुपरस्टिशंस की वजह से ना ये डेथ हो रही है। अब उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि ह्यूमंस को क्या रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। और डे टाइम नाइट टाइम पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट प्लांट्स को भी है। तो ह्यूमन भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट्स भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब दोनों ऑक्सीजन लेंगे तो एयर में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम। ह्यूमंस की के लिए जब ऑक्सीजन कम होगी तो वो सफोकेशन फील करेंगे, और एट द एंड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, जो कि हमारे लिए टॉक्सिक है। यानी ह्यूमन बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक है। अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंसी हो जाएगी, ज्यादती हो जाएगी हमारे अंदर। तो इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सफोकेशन फील होती है। तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए नाइट टाइम पे किसी भी प्लांट के अंदर जो है ना ना सोएं, स्पेशियस जगह पे सोना चाहिए। नेक्स्ट फर्दर इन वुडी स्टेम्स। अब अगर हम बात करें लीव्स की, तो हमने बात कर ली कि लीव्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ये वो सारी चीजें। वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स, मैच्योर जड़ें जो कि सख्त जान हो चुकी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी फैल चुकी होती हैं। द एंटायर सर्विस इज कवर्ड बाय बार्क, यानी छाल। जो ऊपर आप सख्त किस्म की छाल देखते हैं वो है बार्क, उसको बार्क कहते हैं। तो वो वुडी स्टेम्स के ऊपर भी होती है और मैच्योर रूट्स के ऊपर भी होती है, विच इज इम्प्रीवियस टू
गैसेज एंड वाटर, यानी उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाहर कितनी सख्त होती है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर से कोई पानी जाए या फिर उसके अंदर हवा जाए, कि जाहिर सी बात है उसके लिए तो स्पेस रिक्वायर्ड है, उसके लिए तो पोर्स रिक्वायर्ड है। अब उसके लिए क्या है, however there are certain pores in there in the layer of bark, तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है, उसको हम क्या कहते हैं, पोर्स हैं, और उन पोर्स को क्या है, these are called lenticels, यानी वो जो पोर्स हैं जहाँ से पानी और हवा जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, लेंटिसेल्स। ये है कोई भी द्रव, और ये इस तरह के आपने ऊपर देखे होंगे छोटे छोटे, जैसे लगता है कि कट्स लगे हुए हैं, और ये नॉर्मल जो सरफेस होगी उससे थोड़े से ऊपर ऊपर की तरफ उभरे हुए होंगे, और ये छोटे छोटे, इनको अगर आप जूम करके देखते हो इस तरीके से आपको नजर आएंगे। अब ये जो दरमियान में आपको स्पेस नजर आ रही है, ये वो है जहाँ से क्या होना है, चेंजेस होनी है, यानी वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, वाटर आ जा सकता है, और इसी के साथ साथ गैसेस भी मूव इन एंड मूव आउट हो सकती हैं। The lenticels allow air to pass through them, तो अब जो lenticels हैं वो क्या है, वो अलाउ करते हैं, यानी ये सेल्स, यानी ये जो स्पेसेस हैं ये अलाउ करते हैं क्या, कि यहाँ से एयर और वाटर पास हो, जो कि रिक्वायरमेंट है। अब ये तो हमने देख लिया कि यानी वो प्लांट्स जो कि नॉर्मल जो है ना एक सरफेस पे हैं। फर्दर आगे क्या है, गैसेज फ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। अब यंग रूट्स का हमने पढ़ा था कि उसमें भी जो है ना यंग स्टेम्स का पढ़ा था, और यंग रूट्स में भी जो है ना गैसेज डिफ्यूज इन एंड आउट नॉर्मली होती रहती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सब पोरस होती है, उसके ऊपर अभी तक बार्क यानी छाल नहीं आई, वो इतनी सख्त नहीं हुई है कि उनको लेंटिसेल्स रिक्वायर्ड है। यंग रूट्स के अंदर नॉर्मली डिफ्यूज एयर इन एंड आउट होंगी, और जब वो मेच्योर हो जाएंगी तो फिर उनके ऊपर लेंटिसेल्स आ जाएंगे जहाँ से वो गैसेज इन एंड आउट होंगी। The gases are found in the soil surrounding the roots। अब गैसेज, अब रूट्स के अंदर गैसेज कहाँ से आएंगी, तो वो जो सॉइल होती है, वो जो मिट्टी है, जो एक जिसके अंदर पौधा है, जिसके अंदर उसकी जड़ें हैं, तो उसके अंदर भी जो है ना अल्लाह ताला ने ऐसा प्रोसेस रखा है कि उसके अंदर भी गैसेज होती हैं, उसके अंदर भी हवा होती है, माइन्यूट थोड़ी क्वांटिटी में होती है बट होती है। तो वो जो रूट्स हैं वो वहाँ से उस सॉइल से जो है क्या लेती हैं, गैसेज लेती हैं, और एट द एंड वही जो प्रोसेस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी, ऑक्सीजन रिलीज करेंगी, और ये सारी चीजें होंगी। एक्वेटिक प्लांट गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। अब जो एक्वेटिक प्लांट है, यानी वो प्लांट्स जो वाटर के अंदर होते हैं, तो उनके अंदर किस तरह होगा, उनके अंदर जिस तरह सॉइल के अंदर ये मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी तरह वाटर के अंदर भी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो जो प्लांट्स है वो वहाँ से, यानी पानी के अंदर जो हलशुदा गैस होगी या हलशुदा हवा होगी, वो एयर मॉलिक्यूल्स जो वाटर के अंदर होंगे वो प्लांट्स लेंगे, और उसमें से क्या लेंगे, ऑक्सीजन, और निकालेंगे क्या, आउटसाइड द एनवायरनमेंट, या जो भी वाटर का एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। अब आप यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि नॉर्मली तो हम पढ़ रहे थे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और फिर रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में तो ये ऑपोजिट हो गया है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तब तक कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि प्लांट्स जो पानी के अंदर हैं उन तक मोस्ट ऑफ वन सनलाइट नहीं जाती, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो बहुत कम या ना होने के बराबर होता है, तो इसीलिए वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और एट द एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इन वाटर।